एक कोरे कागज पे लिखा मैंने मेरी माँ का नाम, तो कलम ने खुद मुझसे कहा कि घूम आए चारों धाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और आज है रविवार, तारीख 12 मई। तो मई महीने का ये दूसरा रविवार माताओं के नाम यानी मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये मदर्स डे आज यहाँ समाचार प्लस भी सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ में ऐसी वो मदर्स हैं जो कि अलग अलग फील्ड से काम कर रही हैं, जानी जाती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक अच्छी मदर्स हैं। उन्होंने ये साबित भी किया है, अपने बच्चों को वही परवरिश दी है जो कि एक होम मेकर दिया करती हैं। तो वही चैलेंज इन सब मदर्स के लिए और आज हम इन्हीं से बात करेंगे। 1-to-1 संवाद हम इनसे करने वाले हैं और इनसे जानेंगे कि कितने चैलेंजेस को पार करके ये मदर्स जो बनी हैं, उन मदर्स की तमाम जिम्मेदारियों को ये किस तरीके से निभा रही हैं। हमारे साथ में हाँ गेस्ट स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ये प्रिया सिंह हैं जो कि बॉडी बिल्डर हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से आती हैं प्रिया सिंह। साथ में शिखा माथुर हैं जो कि एक फोक सिंगर हैं और उनके साथ डॉक्टर शालिनी राठौर हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पूनम खंगारोज जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो अलग अलग फील्ड से ये तमाम मदर्स हमारे साथ में जुड़ी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनका मदरहुड कैसा रहा है अब तक और अब आगे चलेगा भी ये कारवां, लेकिन अब तक की जर्नी हम जानेंगे। आपसे शुरू करते हैं प्रिया जी। प्रिया जी, आप बॉडी बिल्डर हैं, तो एक स्पोर्ट्स आप अपना आइडेंटिटी आपने बनाई है स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, लेकिन जब बच्चे हुए आपके तो आपको अपना बॉडी बिल्डिंग को जारी रखना, साथ ही साथ अपने बच्चों को पालना, ये दोनों चीज़ों के बीच में आपने कैसे बैलेंस बनाया? बच्चे पहले हो गए थे, बॉडी बिल्डिंग में बाद में आई हूँ और इसको मैनेज बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसा देखोगे वैसा पाओगे और सच्चाई यही है कि जब बच्चे माँ को जो करता देखेंगे ना, वही बच्चे खुद करेंगे। और मैंने हमेशा से अपने बच्चों पे कोई अपनी मर्जी थोपी नहीं है, वो अपनी इच्छा से जिए, बस यही कहा है हमेशा और आज भी कहती हूँ कि जो खुद को करने में गलत लगे समझो वो गलत है। जो मम्मी को बताने में खुशी हो तो सोचो वो काम सही है और बताने में शर्म आए तो उसको ना तो आप किसी के आगे प्रेजेंट करो, ना खुद पे अप्लाई करो, ना सामने वाले को बताओ। कितने बड़े थे आपके बच्चे जब आपने ये फील्ड चुना कि चलिए अब मैंने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो ये तो मैं अच्छे से निभा रही हूँ, लेकिन अब खुद के लिए भी कुछ करती हूँ? देखो, मेरे को 10 ईयर्स हो गए। उस टाइम मेरी बेटी 13-14 साल की थी, तब से हूँ मैं। देखिए 13-14 साल की आपकी बच्ची, और ये वो एज होती है जब बच्ची को बहुत ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। उस वक्त आपने अपनी बच्ची को घर पर, और वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही थी और आप अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर रही थी, ये मैनेजमेंट कैसे था? साथ में मेरी जॉब भी थी। सुबह जॉब जाती थी मैं 6 बजे से लेके 10 बजे तक, फिर 2 घंटे मेरा वर्कआउट था। इवनिंग में भी मेरी जॉब थी 4 to 9 और फिर मेरा वर्कआउट था। बस दिन मिलता था, उसी टाइम मेरी बेटी 12 बजे 1 बजे स्कूल से आती थी और माँ बेटी को इतना ही टाइम मिलता था 2 या 3 घंटे का, तो उसमें मैं उसका होमवर्क करवा देती और जो भी उसको कुछ पूछना होता पूछ लेती। बाकी का उसने कभी ऐसा गलत किया नहीं है और मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं आज जिस फील्ड में खड़ी हूँ मैं मेरी बेटी की वजह से खड़ी हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे मेरी बेटी को लाना चाहिए क्योंकि माँ का दर्जा उसने अदा किया है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि एक माँ खुद कह रही है कि एक बेटी ने उन्हें ये माँ का दर्जा दिया है। हम बात करेंगे शिखा जी से भी। शिखा जी, आप फोक सिंगर हैं और सिंगिंग बहुत टाइम मांगती है। आपकी बिटिया है, छोटी है, 6 साल की है और आप अभी भी इस फील्ड में बनी हुई हैं। तो क्या ऐसा समय आया कि जब आपके पास किसी तरह का ऑफ़र आया और उस वक्त आपने ये सोचा कि बच्ची को कैसे साथ ले जाऊं, मैं वहाँ पर अपना गाना पूरा करूँगी, या उस वक्त मेरी बच्ची को कौन रखेगा? जी हाँ, ऐसा तो बहुत बार आया टाइम। मैं मास्टर्स हूँ म्यूज़िक से, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो बहुत सारे ऑफ़र्स आए थे जॉब के लिए कि इस स्कूल से, कभी किसी स्कूल से फ़ोन आ रहा था, कभी किसी कॉलेज से आ रहा था, कभी किसी इंस्टीट्यूट से आ रहा था। तो शादी के 11 साल बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया। शादी के 6 साल बाद मेरी बेटी हुई, उसके बाद
4 साल उसको मैंने बड़ा किया, तब जाके मैंने जॉब ज्वाइन किया है कहीं पे। और अभी अपनी खुद की एकेडमी भी मैं रन कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। हाँ, साथ में मेरी बेटी का नाम गौरवी है, तो वो साथ में रहती है। कभी मुझे रिकॉर्डिंग पे जाना होता है, उसको साथ लेके जाती हूँ। अब वो थोड़ी समझदार हो गई है, तो अब उसको घर पर सब ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़कर फिर जाती हूँ। चलिए, घर पे उसके दादा दादी का सपोर्ट है, इसलिए आप आगे बढ़ पा रही हैं। लेकिन फिर भी बच्ची को माँ की ज़रूरत होती है, याद वो करती ही होगी। आप अभी तो वो 6 साल की है, थोड़ी समझ उसमें आ गई है, लेकिन अभी भी जब आप बाहर जाती हैं, और ऐसा भी कभी होता है कि आप 1 या 2 दिन बाहर रही हो और बच्ची को छोड़ के गई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं, और वो रहती भी नहीं है इतना ज़्यादा मेरे बिना। तो बाहर जाना अगर होता है तो मैं उसको साथ ही लेके जाती हूँ। मेरे हस्बैंड साथ जाते हैं, वो साथ जाती है। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे मेरी सिस्टर का भी, क्योंकि कई बार हमें एकेडमी के सेशंस की वजह से कुछ रिकॉर्ड करना होता था, तो उसके पास छोड़ के जाती थी पूरा पूरा दिन। सो बहुत सपोर्टिव है मेरी डॉटर अपने आप में ही, और कभी ऐसा उसने मुझे परेशान नहीं किया। चलिए, अब मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाती हूँ जो कि डॉक्टर हैं। डॉक्टर को भगवान का ही प्रतिरूप माना जाता है, और माँ तो वैसे भी अपने आप में ईश्वर द्वारा भेजी गई वो नियामत है जो कि किसी को जीवन देती है, और डॉक्टर खुद जीवन देते हैं लोगों को। शालिनी जी, एक डॉक्टर होना और उसके साथ में एक माँ होना, कितना डिफ़िकल्ट टास्क है ये? एक्चुअली अगर बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, माँ को होता ही है हमेशा, तो टास्क कभी डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है। हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, बेबी के अकॉर्डिंग अपने, कि कब उसको ज़रूरत है हमारी, उस टाइम पे हम घर पे या उसके साथ रहना की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी था कि स्कूल से घर लौटना है उसको, तो होमवर्क रास्ते में करवाते थे उसको, या शाम की ओपीडी में मेरे साथ बैठता था वो, तो साथ साथ ही रहता था। कहीं अकेले रहना उसको पसंद ही नहीं था। हमारा हॉस्पिटल ऊपर था और नीचे रहते थे अपन, तो वो हमेशा, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल था मेरा, अभी गवर्नमेंट में हूँ मैं। तो जब छोटा था वो तो ऐसा था हमारे साथ में, तो हमेशा ओटी में आ जाता था मेरे साथ में, मतलब उसको अकेले रहना पसंद नहीं था। लेकिन जो बच्चे अकेले होते हैं ना, सिंगल बच्चे होते हैं या फिर जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बच्चे थोड़ा समझदार भी जाते हैं, वो खुद से अपना खाना मैनेज करना सब कुछ सीख जाते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे जब बड़ा हुआ वो, फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया, और उसके बाद भी हमारे सब टाइम शेड्यूल इस तरह सेट थे, स्कूलिंग की टाइमिंग सब कुछ, की मैं उसको टाइम दे सकूँ पूरा अपना। चलिए, ये तो एडवांटेज माना कि हॉस्पिटल ऊपर था, आप बच्चे को साथ ही रखते थे। लेकिन कभी इस तरह का कोई केस आ जाता जिस वक्त आपको वो अटेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, और उसी वक्त आपके बच्चे को भी वहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होती थी, बीइंग अ मदर, वो आप कैसे मैनेज करते? वो चेतन बहुत समझदार था, वो वेट करता था मेरा। और कई बार जैसे कभी फीवर हो गया उसको, बहुत हाई ग्रेड फीवर में हॉस्पिटल में हूँ, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी बाद में, तो सारे सामान उसके पास रख के जाती थी मैं, मेडिसिन, वाटर, जूसेस, एवरीथिंग, कि वो सब कुछ खुद से लेता, मैनेज करता था। नहीं, लेकिन वो तो जब समझदार हुआ तब ये चीज़ें समझा। छोटा चैतन्य पूछ रही हूँ। समझदार था वो। जब मैं एसआरशिप कर रही थी तो तब वो पैदा हुआ था। तो जब वो छोटा था, मैं हॉस्टल जाता था मेरे साथ में, मेट के साथ में, तो वो सुबह जब कोई रूम में मेरे साथ और होता था ना, तो सुबह की पॉटी नहीं करता था वो। वो रूम से बाहर सबसे निकल जाए, उसके बाद ही वो करता था। वो 5-6 मंथ का था, तो वो समझदार था बचपन से ही। चलिए, यहाँ पर इस बच्चे ने मम्मा के रूटीन को समझा और उसी के हिसाब से इस बच्चे ने अपना रूटीन बनाया। चलिए, ये ऐसे बच्चे भी होने बहुत ज़रूरी हैं। जितनी माएँ अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, उतने बच्चों को भी अपनी माँओं का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, रिश्ता हालांकि वाकई में म्यूचुअल है। पूनम खंगारोत जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये वो माँ है जिन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ कितने ही बच्चों का ध्यान रखा है, क्योंकि इनका तो आधे से ज़्यादा समय फील्ड में ही गुजरा है। तो इन्होंने कैसे मैनेज किया, ये थोड़ा सा जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कितना साल आपने इस फील्ड में दिए हैं पूनम जी, और उसी वक्त आपके 3 बच्चे, और उनको भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन सबको के बच्चों को माँ की ज़रूरत है, तो आपके बच्चों को भी। ये मैं सवाल पूछ रही हूँ, इस वक्त भी आपकी आंखों में पानी है, ये खुशी के आंसू हैं या फिर वो समय का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है आंखों में? दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं इसको। मैं एक्चुअली आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, और आर्मी ऑफिसर की वाइफ, बहुत प्राउड वाइफ हूँ एक आर्मी ऑफिसर की। मेरे हस्बैंड गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, और मेरे हस्बैंड की फील्ड पोस्टिंग्स के दौरान ही मेरे 3 बच्चे पैदा हुए। और
मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं था कि मैं कब हॉस्पिटल पहुंच गई और कब मेरी बीच वाली डॉटर को तो 4.5 महीने की उन्होंने पहली बार देखा था। तो इस तरह से मैं ये कहूँगी कि मैंने एक अकेले ही बच्चों को दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है। तो चैलेंजिंग बहुत रहता है, लेकिन बच्चों के साथ जो आपका जो वक्त निकलता है और ईश्वर अपने आप आपको जिस माहौल में आपको भेजता है तो कुछ ना कुछ बैलेंस ईश्वर ही करता है। तो वो एक हिम्मत और एक जो आपके अंदर जो ताकत जो ईश्वर देता है, हर सिचुएशन को हैंडल करने की आपको हिम्मत ईश्वर देता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। मेरे पास जिम्मेदारी, क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो हम लोग आवा से भी जुड़े होते हैं। आवा एक आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है जिसमें हम हमारे सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए काम करते हैं। तो हमारी भूमिका जो है वो वहाँ पे उनके पेरेंट्स की भूमिका होती है। तो हमारे सारे सोल्जर्स और मेरे हस्बैंड अगर वॉर में हैं तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चों के साथ साथ उनकी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमें उनको भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, और हस्बैंड भी फील्ड में है, उनके भी हस्बैंड, सिचुएशन दोनों की सेम है। और वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसी कंडीशंस में हस्बैंड रहे। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे साथ कि मुझे लगता था कि मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूं, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आती थी और कैसे मैं उस सिचुएशन को हैंडल करती थी। शायद आर्मी ऑफिसर की वाइफ होना और उस एनवायरनमेंट में रहने से मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ही वहीं से मिलती है इस तरह की एडवर्स कंडीशन देख के। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ पर आपको बच्चे को पैदा करने से लेके बच्चे को बड़ा करना, मैं 35 इयर्स मेरी शादी को हो गए हैं। मैं 33 इयर्स करीब 34 इयर्स हस्बैंड के साथ आर्मी में रही हूँ। हस्बैंड की नौकरी के साथ साथ मैं, मतलब इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद मेरी शादी के बाद में इतने साल रही, जिसमें से मुश्किल से 15 साल मैं इनके साथ रही। बाकी मेरा सेपरेट हम लोग रहे, क्योंकि फील्ड पोस्टिंग्स होती थी हस्बैंड की। तो ऐसे में मैं आपको कारगिल वॉर का एक इंसिडेंट बताती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में एक माँ की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। कारगिल वॉर चल रही थी और बिल्कुल कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी हस्बैंड से, कहीं दूर दूर तक ना मोबाइल्स थे, ना कोई किसी तरह का कनेक्शन था हस्बैंड से। और न्यूज़पेपर की हेडलाइन आई, मेजर सहित 4 मरे। अब बच्चा मेरा सुबह स्कूल जा रहा था और उसके हाथ में न्यूज़पेपर था और वो कांपते हाथों से यहाँ तक आंसुओं से भर के मेरे सामने आके कह रहा है, मम्मा मेजर का नाम पढ़कर बताओ। अब वो सिचुएशन मेरे लिए, मैं एक पत्नी थी, मैं किसी की बेटी भी थी, किसी की बहू भी थी और मेरे बच्चों की माँ थी। अगर मैं हिम्मत हार जाती तो मैं उस बच्चे को कैसे संभाल पाती। तो मैंने उस बच्चे को बड़े प्यार से हैंडल किया उस सिचुएशन को, और मैंने उस बच्चे से कहा कि नहीं बेटा, आपको भी रीडिंग आती है, देखो आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं, आप पढ़ो, कौन है ये। ऐसे करके उसको मैंने किसी तरह से बच्चे को शांत किया। और ये एक छोटी सी इंसिडेंट था, बट इस तरह के इंसिडेंट बहुत सारे देखे हैं मैंने। तो बहुत दोहरी भूमिका बोलें इसको, या पता नहीं कितने टाइम्स वाली भूमिका बोलें, एक माँ को बच्चों के साथ निभानी पड़ती है। तो जिस तरीके से आपने बताया है पूनम जी, जिस क्रिटिकल सिचुएशन से आप निकली हैं और अपने बच्चों को आपने बड़ा किया है, तो आपके बच्चे भी उसी हिम्मत और उसी स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप ही की परवरिश है जिसके कारण बच्चे आज अपने अपने स्टेबल हो चुके हैं अपने पैरों पे। बिल्कुल, मेरे बच्चे आज मेरे पिलर्स हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो मेरे पिलर बनते गए। वो मेरी माँ बन चुके थे, जब तक बड़े होने लगे तो वो मेरे माँ बन चुके थे। और स्पेशली मैं डॉटर्स के लिए कहना चाहूँगी कि बेटियाँ ईश्वर हर घर में दे, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत सारे रहे, मेरा नी रिप्लेसमेंट रहा। तो जो मेरी बेटियों ने जो मेरे लिए किया वो मुझे नहीं लगता कि मेरा हस्बैंड या बेटा कर पाते, क्योंकि बेटियां हर परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। और बेटियों की जितना कोई माँ के लिए कर ही नहीं सकता, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो बच्चे भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं और हर सिचुएशन का सामना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। जब माएँ इतनी स्ट्रांग हैं तो बच्चे तो स्ट्रांग होंगे, और बेटियां तो हमेशा से ही स्ट्रांग रही हैं। उन्हें तो बचपन से ही हर एक जिम्मेदारी समझाई जाती है। पूनम जी को भी समझाई गई थी, और यहाँ प्रिया, उन्होंने भी ये कहा है कि मेरी बेटी भी मेरी पहचान है और उसी के कारण मैं हूँ, और वो खुद भी यही सीख कर आगे आई हैं। पूनम जी, आपके पास में एक और पूनम जी हैं ये पूनम राठौर हैं, जो कि पेशे से वकील हैं। वकालत इन्होंने की है, और वकालत करना भी कोई हंसी खेल नहीं है। कहते हैं दोस्ती बना के रखनी चाहिए। 3 ही लोगों से डॉक्टर हमारे साथ में हैं शालिनी जी, एक दोस्त है, दूसरी दोस्त पूनम जी हैं।
खाकी वर्दी भी आएगी तब हम उनके पास भी आगे जाएंगे। पूनम जी, वकालत जब करते हैं, प्रैक्टिस जब करते हैं तो रात रात भर जाग कर के तैयारी करनी पड़ती है। तो आपने अपनी वकालत बच्चे होने के बाद में की, शादी के बाद में, और अभी भी आप काम करती हैं। ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे जिनके ऊपर आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी पड़ती होगी, तो कैसे मैनेज किया बच्चों के साथ? जी, एक्चुअली माँ वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर कहते हैं कि शक्ति रूपेण संस्थिता, जहाँ सारी शक्तियाँ उसी के अंदर निहित हैं। तो मेरी जर्नी भी ऐसे ही शुरू हुई, क्योंकि हम राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी एजुकेशन इतनी वो नहीं थी। फिर धीरे धीरे फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद में शादी हो गई हमारी। उसके बाद में 10 साल बाद में मैंने स्टडी वापस कंटिन्यू की, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। तो उसके बाद में पढ़ाई करना कोई ईजी नहीं था। वही था कि वापस 10 साल के बैक में बाद में आप वापस। आपको बीच में रोक रही हूँ, 10 साल बाद जब आपने पढ़ाई शुरू करी तो बच्चे बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए बच्चे? मेरी बेटा 8th में था और बेटी मेरी 4th में थी। एक बार फिर, बेटा 8th में, बिटिया 4th में। उस वक्त आपका पढ़ाई करना, तो बच्चों को पढ़ाना, बीइंग अ मदर, देखिए हम पढ़े लिखे, हमें बच्चों को भी ध्यान रखना था। बच्चों को पढ़ाना और पास में मम्मी का खुद का किताब लेकर के पढ़ना, ये कितना चैलेंजिंग था। बच्चे बोलते होंगे मम्मा हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो। जी, एक्चुअली ऐसा होता था कि मुझे ये था कि मुझे घर और बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना था, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी यूँ ली थी कि सेल्फ की मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए मैं बच्चों को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। पहले उनकी पूरी सारी जिम्मेदारी करके उसके बाद में मेरे पास नाइट का टाइम बचता था। उस समय मैं अपनी पढ़ाई स्टडी करती थी, तो उनको स्कूल का होमवर्क कराना, उनको ट्यूशन कराना सारा, क्योंकि उनको मैं उनकी लाइफ के साथ में मैं खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं नाइट में स्टडी करती थी अपनी, तो मेरे लिए तो चैलेंजिंग था ही। चलिए, फैमिली का सपोर्ट, राजपूत फैमिली आपने बताई है, और बहुत सही कहा है कि राजपूत फैमिली में बहुएं जब घर आती हैं और उनको इस तरीके का सपोर्ट मिलना, ये बहुत रेयरली देखा जाता है। हालांकि अब तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, तो उस वक्त आपकी फैमिली सपोर्ट में थी या फिर हस्बैंड के सपोर्ट पे आप आगे आए? एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ बहुत ही उसमें पेशे से थे, पटवारी थे, तो उनका ब्रॉड माइंड था, बिल्कुल फ्री माइंड के थे। तो उन्होंने मेरे को कभी भी नहीं रोका। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा कि आप बेटा आगे बढ़ो, जो करना है वो करो। तो उनका मुझे हमेशा सपोर्ट रहा। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अभी भी आप अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं, साथ में बच्चों का अभी भी देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको एक अलग तरीके से टैकल करना होता है, और जब बच्चे एडोलेंस वाली उम्र में, यानी टीन एज जो होता है ना, 3rd के साथ में टीन लग जाता है, और 19, ये जो टाइम जोन होता है उनका, जो टाइम पीरियड, ये बहुत खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक, शालिनी जी हाँ कर रही हैं, बहुत खतरनाक टाइम होता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बाहर और दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं, तो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। तो उस वक्त आप अपने पूरी सरकारी दलीलें बच्चों के सामने रखती होंगी। ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बच्चों के सामने फेस, और मुझे जब जैसे मैं कोर्ट में देखती हूँ, एनवायरनमेंट आजकल काफ़ी फ़ोन की वजह से, काफ़ी वो मीडिया की वजह से वैसे देखते हैं, ये बच्चे वहाँ पे भी इतना वो हो रहे हैं, तो मैं घर पे आके उन बच्चों, मेरा जो डर वहाँ रहता है वो बच्चों पे लगा रहता है कि मैं कम से कम मेरे बच्चों को वो सिचुएशन से उनसे दूर रखूँ। तो ये तो कोशिश करती हूँ। चलिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपकी कोशिश कामयाब हो रही है, और हमेशा आगे कामयाब होती रहे। रचना जी हमारे साथ में, रक्षंदा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। मैम, आपके भी बच्चे, देखिए आपने सबको सुना है, और उस बीच आपको काफ़ी टाइम मिला कि मुझे क्या क्या जवाब देने हैं। लेकिन पेरेंटिंग आसान नहीं होती है, और आप तो एजुकेशनिस्ट हैं, आपके तो बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे, घर पे भी बच्चे, आप तो बच्चों से घिरी रहती हैं, कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मैंने जब जॉब स्टार्ट किया, बाय दैट टाइम माय सन वाज ऑलरेडी 4 years, सो ही हैड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल से उसका आना और मेरा आना मोस्ट ऑफ द टाइम सेम हो जाता था। बट हाँ, आई मीन देर आर स्ट्रगल्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, कई बार क्या, आई मीन टिल 12th मुझे उसके पीटीएम में जाने को टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम हमारा पीटीएम होता था। तो सैटरडेज आर फॉर द पीटीएम्स, तो उस टाइम हमारा पीटीएम होता था। तो आई स्टिल रिमेंबर जब 12th स्पोर्ट्स डे हुआ, ये मंथ्स ऐसे होते थे, हर स्कूल में इवेंट्स होते हैं, तो उसके इवेंट्स में तैयारी पूरी कराती थी, पर कभी भी आई वॉज नॉट एबल टू विटनेस, क्योंकि हम छुट्टी नहीं ले सकते थे। तो आई रिमेंबर 12th में उसने मुझसे कहा कि ये मेरा लास्ट ईयर है, और एंड मुझे कलर मिल रहा है, आई एम
No, he did not say this way. He said, मैं ट्रॉफी भी उठा रहा हूँ मामा, और I would be actually in the first line of the march past also. तो आप इस बार भी नहीं आएंगी. So that actually hit me, and I told my principal, मुझे आप 1 hour early दे दीजिए, but मुझे जाना है. तो उस दिन I remember I rushed the car, and by the time I reached, वो मार्च पास्ट तो सैल्यूट तो वो कर ही चुका था. But हाँ, I witnessed his picking up the trophy and all. So yes, there are emotions that used to crave out. And I still say my cousins or my sisters, मैं दूसरे बच्चों को शरारत करते हुए देखती हूँ तो पूछती हूँ मेरा बच्चा भी ऐसा करता था. बिकॉज हाँ, मैंने उसका वो टाइम नहीं देखा जब बिकॉज यू मिस्ड ऑल दोज टाइम ना. लेकिन अपब्रिंगिंग जो होती है पेरेंट्स की, उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. आप जब स्कूल जा रहे थे तो पीछे आपके बच्चे को संभालना, और स्कूल में रहते हुए दूसरे बच्चों को जब आप समझा रही हैं उस वक्त आप भी सोचती थी ये ऐसा कर रहा है तो मेरा बच्चा भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा. No, I was lucky enough. I had my parents, back at home. तो वो उनका ध्यान रखते थे. बट हाँ, मैं दूसरे बच्चों को जब देखती थी तो मैं उनको ये ज़रूर बोलती थी कि देखो, मैं ये मेरे बच्चे को सिखाती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसे ही बनो. क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ पेरेंट जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम अपने स्टूडेंट्स को भी दे सकें. क्योंकि हर पेरेंट जो है वो हमें अपनी एक बहुत प्रेशियस चीज़ हैंड ओवर करता है, एंड दैट इज़ द चाइल्ड. मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि एक इंसान ना किसी को अपना पैसा भी नहीं देता है रखने को, लेकिन टीचर को वो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट पूंजी देता है, वो इसका बच्चा. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत एथिकल होती है, और वो ये कि हम उस बच्चे को बहुत अच्छा ग्रूम करें, क्योंकि वो हमारा भी बच्चा है. तो हाँ, 21 ईयर्स मुझे हो गए इस फील्ड में, एंड आई हैव बीन लकी इनफ टू डू द ड्यूटी एज अ गुड एजुकेटर ऑल्सो एंड एज अ गुड मदर ऑल्सो. बोथ माई किड्स हैव कम आउट टू बी रियली वेल, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हों या मेरा बेटा, दोनों ही मुझे बहुत अच्छे दिखते हैं. बहुत अच्छे. आज आपके बारे में मैं अपने बेटे को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो मुझे कहता है कि मम्मा आप कभी मेरे स्कूल नहीं आई, मेरे पेरेंट मीटिंग में आप कभी नहीं आती हो. पीटीएम में नाना साथ जाते हैं या फैमिली का और कोई मेंबर जाता है, आपका सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पे साइन जाता है. तो मैं कहूँगी एक मदर मेरी जैसी और भी हैं. बहुत हैं ऐसी, ऐसा नहीं है. कई बार देर आर पेरेंट्स, हम देखते हैं दोज हु आर सिंगल पेरेंट्स ऑल्सो, उनके लिए एक ये फाउंडेशन से भी हो जाती है कि उनको अपने फील्ड को पहले इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं. एंड मैंने ये देखा है कि बच्चे बहुत ब्यूटिफुली ना अकोमोडेट कर लेते हैं. दे अकोमोडेट बेटर देन द अडल्ट्स. ये हम सोचते हैं कि जो बड़े हैं वो समझदार हैं, लेकिन मैंने ये देखा है बच्चे ज़्यादा समझदार हैं. पर हाँ, ये है कि जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं उसे ज़रूर अपने साथ लेके जाती थी उसके स्कूल ड्रॉप करने गेम्स के लिए, और उस रास्ते में ना मैं उससे बहुत बातें करती थी. कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैंने देखा इवनिंग्स में रैश ड्राइविंग हो रही है, या समबडी इज़ ड्रंक एंड फॉलन ऑन द रोड. तो मैं हमेशा उससे बोलती थी कि ये आपको देखना है कि दिस इज़ सच अ ह्यूमिलिएशन, डू यू वांट दिस इन लाइफ. बोला नो, तो देन यू हैव टू कीप अवे फ्रॉम सच वाइसेस. तो कुछ चीज़ें, कुछ मॉरल्स हमें चलते चलते भी बच्चों को दे सकते हैं. तो डेफिनेटली मैंने उसको ये वैल्यूज़ ऐसे गाड़ी में ही दी हैं. बिल्कुल. देखिए, बच्चे जो हैं वो कच्ची मिट्टी है. जिस तरीके से कुम्हार उसे शेप देता है, वही शेप देने का काम आप करती हैं. तो अब इस कड़ी में हमारे साथ में नूर जुड़ रही हैं. हेलो नूर. नूर, वैसे तो समाज ट्रांसजेंडर कहता है इन्हें, लेकिन इनकी अपनी एक पहचान है. नूर माँ नहीं है, लेकिन मातृत्व क्या होता है वो नूर महसूस करती है. देखिए, जन्म देने से ही माँ नहीं बनते हैं. माँ वो भी होती है जो बच्चों से प्यार रखती है, उसकी देखभाल करती है. नूर, कैसा फील होता है मदर्स डे पे इतनी सारी मम्मियाँ हमारे साथ में यहाँ पर बैठी हैं, और अगर मैं नूर से पूछूं तो नूर के लिए मदर्स डे क्या है? नूर के लिए मदर्स डे भी वही है जो और बाकी महिलाओं के लिए है. जैसा कि और लोगों के पास ये फॉर्चून और लक है कि उनकी बायोलॉजिकल मदर्स होती हैं, बट हम लोग बायोलॉजिकल मदर्स नहीं बन पाते हैं. ये हमारे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है. बट हमारे किन्नरों में गुरु चेला प्रथा ज़रूर चलती है. तो जो हमारे चेले होते हैं वो हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं. हम उन्हें ही आगे परवरिश दे के आगे उनको अपना जो ज्ञान होता है वो उनमें हम लोगों को देते हैं, और बाकी उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटे उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं. मैंने इस पहल में एक अलग
थी चीज़ करी। वो अलग थी चीज़ क्या थी कि मैंने अपना एक NGO खोला जिसमें मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं। जैसे कि अभी रोज़ी बरोलिया आप देख रहे हैं, शी इज़ द वन हु गेट पासपोर्ट। वैसे ही मेरे एक चेला और है, ये यशवंती नाम से, जो उदयपुर में रहते हैं, तो वो अभी पुलिस के लिए फ़ाइट कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी इंसान को, कि बीइंग अ पेरेंटहुड, हम जो जितने इन लोगों ने हम बात करी, वो हमने ये चीज़ पे बात करी है कि हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश कैसे दें, अच्छी शिक्षा कैसे दें। अब जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेरे पास एक टास्क था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था, है ना, एंड आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया हु गॉट एडमिशन इन राजस्थान यूनिवर्सिटी विद ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना जो आगे बढ़ने में बहुत काम आती है और उस पर सबका अधिकार है, क्योंकि किताबें ये नहीं देख रही है कि मैं किसके हाथ में हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इतना मुझे भागदौड़ करनी पड़ी, इतना मुझे बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और वहाँ पे सीट रिजर्व हुई ट्रांसजेंडर की। यहाँ पर राजस्थान में सीट रिजर्व हुई, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व हुई, यूपी यूनिवर्सिटी में, फिर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व हुई ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है। उसके साथ मिलके मैम को मैं जानती हूँ, हम लोग प्रोजेक्ट स्माइल पे हम लोग काम कर रहे हैं PHQ के साथ मिलके, जिसमें हम 2018-19 में जो एक्ट एंड रूल्स आए हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, उसमें मैं जाके जितने भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन, उसमें नोडल ऑफिसर्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं हमारे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के बारे में, उनके एक्ट एंड रूल्स के बारे में। तो बहुत सी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन पे हम अगर बात करें, आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया हु गॉट बर्थ सर्टिफिकेट। इन इंडिया आई एम द फर्स्ट वन गॉट बर्थ सर्टिफिकेट। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जो डेटा है हमारे जन्म का और मरण का, वो नहीं है। फिर उसके अलावा मैंने अभी एक और पहल चालू करी है, जिसमें हमने JDM जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें हम लोग आवास योजना में ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करने की हम लोग वहाँ पे पहल कर रहे हैं। तो उसमें मेरी एक टीम है पूरी, तो हम लोग वो चीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी शिक्षा नहीं मिल रही है, हेल्थ सेक्टर में भी हमारे लिए नहीं था। अभी आप देखेंगे जन आधार जो हमारे राजस्थान में चलता है, हम सभी को मालूम है कि उसमें 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर इंश्योरेंस है। तो वो भी, उसमें भी मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे हम लोगों का ट्रांसजेंडर्स का नहीं बनता था, वो यूजुअली वो लेडीज़ का ही बनता है। तो जब मैंने अप्लाई किया, कि मेरे सारे IDs में ट्रांसजेंडर था, तो वो वहाँ पे जब मैंने इमेज से अप्लाई किया, तो वहाँ पे था ये पर्सन जो है वो योग्य नहीं है मुखिया बनने के। तो फिर मैं अपने योजना भवन में गई, वहाँ पे डायरेक्टर से बात करी, तो मैंने उनको बताया कि सर कभी भी कोई क्राइम और हेल्थ इशू जेंडर बायस तो नहीं होते हैं। आज जेंडर को देख के तो कोई क्राइम होगा नहीं, या हेल्थ इश्यूज़ को जेंडर को देख के तो होंगे ही नहीं। तो वहाँ पे भी जनाधार बनाने वाली मैं पहली एक ट्रांसजेंडर रही, और मैंने वहाँ पे पोर्टल में ट्रांसजेंडर ऐड करवाया। बेसिकली जितने भी आप गवर्नमेंट IDs देखेंगे, चाहे वो लाइसेंस हो, बी इट लाइक वोटर ID, बर्थ सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उन पर सब पोर्टल्स में मैंने नाम ऐड करवाया, जो कि एक माँ बाप चाहते हैं। वैसे ही मैं चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी आगे बढ़े। बिल्कुल, आप लोगों को मुख्य धारा से हटा दिया गया था, आप खुद को उस मेन स्ट्रीम में वापस आने की जो लड़ाई बोलूं इसे या जद्दोजहद बोलूं, आप लगी हुई हैं, आप डटी हुई हैं। और ये आपकी शिष्या हैं, बेटी रोजी नाम बताया। चलिए, रोजी बरोलिया से भी हम बात करेंगे, जो नूर की ही बेटी है। देखिए, वो बहुत सही बात कही थी, और मैं भी कह रही थी कि खाली जन्म देने से ही मां नहीं बनते हैं। माता पिता जो होते हैं, पेरेंटिंग जो होती है, वो उनको शिक्षा देने से, उनको संस्कार देने से आती है, और संस्कार कोई भी दे सकता है। तो जो आपका ध्यान रख रहा है वही आपकी माँ है। रोजी, मदर्स डे है, आप कैसे देखते हैं अपनी माँ को? आप क्या कहना चाहेंगे मदर्स डे पे? पहली वो लाइन आपकी माँ के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे कि एक माँ जो होती है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, बट माँ बन नहीं सकती, बट जो माँ का ममता, प्यार, वो सब मैं महसूस कर सकती हूँ। और वैसे ही मेरी जो एक माँ है वो जन्म देने वाली माँ है, और दूसरी माँ जो नूर है, तो नूर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और काफ़ी चीज़ें लाइक हमेशा अच्छा ही उसने मुझे सिखाया है। और हम कहेंगे कि आपको किस तरीके से इस सोसाइटी को फेस करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है नूर ने। हाँ जी, बिल्कुल। पहले मैं बहुत डरती थी, लाइक मैं एक ट्रांस वूमन हूँ, सो मुझे बहुत डर लगता था, लाइक सोसाइटी एंड ऑल। जो मैं स्ट्रॉन्ग, लाइक मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, वो सब नूर ने ही बनाया। नूर की पावर थी जो आज मुझ में है।
इनका नाम ही इतना खूबसूरत है, नूर। नूर का मतलब पता है आपको? वो रोशनी, दैवीय रोशनी जो दूर दूर तक छा जाती है, और ये नूर का ही नूर है कि रोजी के चेहरे पर भी नूर नजर आ रहा है। हाँ, जगह लाइक मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में हर जगह मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, नूर ही साथ खड़ी होती है डॉक्यूमेंटेशन में। आज मेरा पासपोर्ट आया, फर्स्ट पासपोर्ट मिला है मुझे राजस्थान का, वो आज नूर की वजह से ही मिला था। रोजी She is the one who is the makeup artist as well. अरे वाह, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट आपको नूर ने बनाया। रोजी, आपके पेरेंट्स के बारे में अगर हम जानना चाहें, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? आप उनके साथ रहती हैं या फिर आप नूर के साथ रहती हैं? ये जो थोड़ा सा स्ट्रगल। मेरे मम्मी पापा अपने घर में रहते हैं, पापा मेरे है नहीं, मम्मी हैं, वो भाइयों के साथ रहती है, भाभी भैया बच्चे। और मैं एक अलग मेरा घर लेकर, मैं वैशाली नगर में मेरा घर है, वहाँ मैं रहती हूँ। और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं। एक काफ़ी सारे सेलेब्स के। आप जुड़ी हुई हैं अपने पेरेंट्स से, माँ उनसे, या फिर आप अलग रहती हैं? देखिए, होता है हर बच्चे को पेरेंट इस स्थिति में नहीं अपनाता है। आपको इस तरह की सिचुएशन तो नहीं देखनी पड़ी? जैसा कि वही है, मतलब रिश्ता है भी और ना भी, वो वाला सीन है। समाज का डर है जो उनको कहीं ना कहीं दूर कर रखा है। कोई फंक्शन होते हैं तो उसमें मुझे बुलाया नहीं जाता, बाकी ऐसे मेरे घर वाले आ जाते हैं, वो सब है, फ़ोन पे बात हो जाता है। बाकी वही कोई फंक्शन होता है तो उसमें अभी अलाव नहीं है। कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने वो परिवार जो आपसे अपना उंगली उसने छुड़ा ली, अपना साथ छुड़ा लिया, तो एक नया परिवार दिया है। आपके पास एक नहीं, आपके पास 2 माँ हैं, और ये माँ आपके ज़्यादा करीब है। अब मैं एक ऐसी हस्ती से मिलवाऊंगी जिनका नाम पुष्पा माई है, वो भी ट्रांसजेंडर हैं और हम भी उन्हें माई ही बोलेंगे। और ये वो माँ हैं जिन्होंने कितनों का ही कन्यादान किया है, जिन्होंने कितनी ही बच्चियों को वो परवरिश दी है जो कि एक हर माँ अपनी बच्ची को देना चाहती है। और स्पेशली समाचार प्लस पहली बार ये स्क्रीन पर आई हैं, ये कहीं जाती नहीं है, और हमारे आग्रह करने पर ये यहाँ आई, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका माई। और मदर्स डे, देखिए आपके पास में नूर है, आपके पास में रोजी है जिसने अपनी बात कही है, और आपने न जाने कितनी बच्चियों की परवरिश की है। आप कितना कनेक्टेड फील करती हैं, और आज क्या खुशी मन में चल रही है आपके? देखो, मदर डेज का मेरी माँ का एक ही कहना था, देसी का लड्डू टेढ़ा ही से पर मेरा है। और मैं मेरी मदर के साथ शुरू से ही रही हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट मेरी मदर ने मुझे करवाया है, और मैं इस वक्त पे मेरी माँ को याद करती हूँ। और जब मेरी माँ के 100 बरस पूरे होने के बाद मेरे को ऐसी गुरु मिली जिसने मेरा हाथ पकड़ के आगे किया, तो डेट्स अ वेरी, आज भी मेरे लिए माँ बाप सब गुरु ही रहती है। और उन्होंने ऐसी शिक्षा दी हुई है कि समाज में कुछ करके जाना है। और आज मैं अपना सफ़र बावन से लेकर के महामंडलेश्वर तक का सफ़र किया कि समाज को पूरे, एक नहीं पूरे ऑल ओवर राजस्थान क्या, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों के जो बिछड़े हुए समाज था पूरा, जो उनको एक मोती के तार में पोना और उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का जो हमने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी, एक्ट के लिए लड़े से नेशनल तक, और आज जाकर के हम देख रहे हैं कि हर जगह समाज मुख्यधारा से जुड़ रहा है, तो फील होता है डज अ गुड। और आज मदर डेज पे कई जगह, मैं अभी सुबह एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पर मुझे कई कायस्थ समाज ने मुझे अपनी मदर मान करके मेरी पूजा करी और सारी चीज़ें। तो मैं भी सुबह मानसर में एक प्रोग्राम पर हम उन बच्चियों को सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं। तो एक अद्भुत कार्य, ऐसा लगता है कि वाकई में कि दुनिया सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ आशीर्वाद नहीं, वाकई में वो चीज़ शब्द आशीर्वाद सबको ही चाहिए और पुष्पा सबको ही चाहिए। बिल्कुल, पुष्पा सबको चाहिए, माई सबको चाहिए। माई, आपसे सवाल, आप अपनी माँ के साथ में आपका जो रिश्ता था, जो बॉन्डिंग थी, ऐसी ही बॉन्डिंग आपकी अब अपने बच्चों के साथ में है? कितने अनगिनत बच्चे हैं आपके, कैसे उन बच्चों के साथ में आपने इस बॉन्डिंग को बनाया? क्योंकि किसी बच्चे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है प्यार की, प्यार के साथ साथ सुरक्षित महसूस करने की, वो बच्चों के साथ। देखो, हर एक माँ में लालन पालन ताड़न तीनों चीज़ होनी चाहिए। लालन भी होना चाहिए और पालना ताड़ना, जब वो तीनों चीज़ होगी ना, डेट से बच्चा सक्सेसफुल जाएगा। अब सिर्फ मैं सिर्फ प्यार ही प्यार करूँ तो बच्चे को नहीं लाइन में, तो वही ना कि लालन पालन ताड़न तीनों, तो वो एक कनेक्टेड ही होती है कि बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाना पड़ता है कभी, कि सब चीज़ें होती है, तो लालन पालन तीनों चीज़ होती है। तो मतलब मैंने प्यार भी किया है
तो मैंने मार भी दी है, जरूरत पड़ने पे वो मार भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब तक सुनार 100 हथौड़े नहीं मारेगा तो आभूषण बन ही नहीं पाएगा ना। तो जब तक माली अगर कैंची नहीं चलाए तो पेड़ की रखवाली कैसे करेगा। तो पेड़ की रखवाली के लिए भी जरूरी है कि उसमें कैंची भी चलनी चाहिए, फावड़ा भी लगेगा, तब जाके वो आगे बढ़ेगा ना। हम सब छोटे थे तब हमारी भी पिटाई हुई थी। 2 लाइनें मुझे याद आ रही है कि आज फिर मुझे माँ जरूर मारेगी, क्योंकि गांव में एक बार फिर वही खिलौने वाला खिलौने बेचने आया है। चलिए, सब मदद से हम एक बार फिर बात करेंगे। और इसी बीच में आपको बता दूं कि हमारे साथ में इस वक्त पूनम चौधरी जी भी जुड़ गई हैं, जो कि सांगानेर सदर थाना से एसएचओ हैं। हर एक औरत में माँ छिपी होती है, जिसको भी देखना जरा तहजीब से देखना। मदर्स डे पे ये खास बातचीत, हमारे साथ में ये सब तमाम मदर्स जुड़ी हुई हैं। और अब हम पूनम चौधरी जी से बात करेंगे, जो कि सांगानेर सदर थाना की एसएचओ हैं। उनके लिए भी मदरहुड और जो पेरेंटिंग है वो खासी मशक्क़त भरी रही हुई, क्योंकि उनकी जो सिचुएशंस हैं वो उनकी यूनिफॉर्म देख करके आप सब भी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल में और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। एंड हैप्पी मदर्स डे। सेम टू यू। थैंक यू सो मच। पूनम मैम, कितना चैलेंजिंग रहा आपका इस यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी निभाना और अपने बच्चों को एक अच्छी माँ की तरह वो समय देना? देखिए, माँ कभी अच्छी और बुरी नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। और जब पुलिस की ड्यूटी में स्ट्रेस बढ़ता है, लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जब लगता है कि ज़िंदगी शूल की तरह चुभती है, तो मदरहुड आपको जीने का एक मोटिवेशन देता है, एक आधार देता है, आपको एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ देता है कि लगता है कि ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है, बहुत खुशहाल है, और एक जरिया देता है समाज से जुड़ने का। तो माँ परफेक्ट नहीं होती, माँ इम्परफेक्ट भी नहीं होती, माँ सिंपली माँ होती है। तो ये बेहद ख़ास रिश्ता होता है। इसमें वक्त की नज़ाकत नहीं देखी जाती। जब आपको लगता है, एहसास होता है कि आप माँ बन चुके हैं, बिकॉज आई हैव 2 किड्स एंड दे हैव ग्रोन अप, तो तब आपको एहसास होता है कि बच्चों के साथ बिताया हर एक पल, वो पल आप कब निकाल पाते हैं, कब उनके साथ महसूस कर पाते हैं, कब उनके साथ जी पाते हैं, वो पूरी एक ज़िंदगी के बराबर होता है। तो माँ होना एक अच्छी बात है, और टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जीने का आधार है। बिल्कुल, वो समय की ही बात करेंगे। नाउ योर kids have grown up, but when they were small they needed their mother most, so how did you manage that? Right now they are in teens, so at that particular moment when they were very small, it was very difficult for me, but I can say that was not very challenging. I really enjoyed that moment, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ दोबारा नहीं आती उसका एक नाम है बचपन। तो माँ जब उस बचपन को बच्चों के साथ जीती है, तो एक बार अपना बचपन फिर से जीती है। और अच्छी बात यह है कि किसी भी फीमेल की लाइफ में करियर का वो पीक टाइम होता है। उस टाइम अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बच्चों का बचपन, उसको आधार देना, उसको फ्रेम करना, उसको नन्ही नन्ही उनकी उंगलियों से एक दिशा देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये वर्क लाइफ बैलेंस है, परिवार के सहयोग से, समाज के सहयोग से, और फिर कहूँगी शायद मेरी माँ के सहयोग से ये पूरा हो जाता है। माँ तो माँ ही होती है। आपके टाइम में पूनम जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कभी किसी टाइम इस तरह का कोई केस आया या फिर ऐसी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आई जब आपको ड्यूटी पर रहना था, आपको आगे फील्ड में भी जाना था, लेकिन उसी वक्त बच्चे छोटे रहे हों और उन्हें उस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है, या फिर फ़ोन आता है उस वक्त जब आप बाहर कहीं इन्वेस्टिगेशन पे या कहीं केस पर है, मामा आज ये हो गया है, इसने मेरे को ऐसा कह दिया है, बच्चों में होती है बदमाशी, आप जल्दी आ जाओ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ जनरली ऐसा नहीं होता कि बच्चों का ये जो आर्ग्यूमेंट है कि मेरे साथ इसने ये किया वो किया, आप जल्दी आ जाओ। हाँ, मेरे साथ ये ज़रूर होता है, मम्मा शायद आज मुझे फीवर है, तो इमीडिएटली तब मुझे लगता है कि आई शुड बी देयर। लेकिन मैं वो चीज़ें कोऑर्डिनेट करती हूँ, प्रॉपर उन्हें हॉस्पिटलाइज कराती हूँ, और वहाँ भी उनके ट्रीटमेंट की पूरी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने के बाद अपने ड्यूटी आज से जितना जल्दी फ्री हो सकती हूँ या बीच में टाइम निकाल सकती हूँ तो तुरंत मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत रेयर होता है, क्योंकि मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं मेरे बच्चे जानते हैं। मेरे जनरली घर लौटने का टाइम होता है रात को 12-1 बजे के आसपास। तो ऐसे में
मैं बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं कर पाती, लेकिन उन्हें मालूम है मेरा स्केड्यूल क्या है। लेकिन उन्हें एक चीज़ और पता है, जो अक्सर वो कहते हैं, हमें कुछ भी चाहिए होता है या हमारे माइंड में कुछ भी चल रहा होता है, आपको पता कैसे चल जाता है? तब मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं वो पेड़ हूँ जिसकी तुम शाखाएं हो, तुम्हारा अस्तित्व शायद मैंने फ्रेम किया है, तो मेरे हाथ पैर बाजू आँख में क्या चल रहा है मुझे कैसे नहीं पता चलेगा। तो उनके साथ इमोशनल सेंटिमेंटल जो बॉन्डिंग होती है एक माँ की बच्चों के साथ, वो मेरी बहुत अच्छे से मजबूत है। तो इसीलिए काम के घंटों में और बच्चों की पेरेंटिंग में कभी समस्या नहीं आई। आपने बात की थी कि माँ तो माँ ही होती है, उसके ऊपर 2 लाइन कि गलियाँ चाहे शहर की हो या फिर गांव की पगडंडियाँ, माँ की उंगली पकड़कर चलना हर किसी को अच्छा लगता है। पूनम जी को कितना अच्छा लगता था? मुझे आज भी अच्छा लगता है। कभी कभी दिल कहता है, कभी कभी मन कहता है, माँ आज ये बनाना, मैं आऊँगी, जो हमेशा बनाया करती थी। और कभी कभी ये शब्द मेरी बेटी भी कहती है, मम्मा बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाया। तो माँ का जो वजूद है उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता। माँ एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया का सारा स्ट्रेस, सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ जाके सुकून है, संतुष्टि है और आनंद है। तो ये माँ की उंगलियाँ पकड़ना आज शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन माँ की आंचल में फिर से सिमट जाना आज भी उतना ही सुकून भरा है जितना बचपन में था। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर यूजुअली हर कोई बात नहीं करता है, लेकिन आप माएँ हैं, आप समझती हैं, आप बेटियां हैं, किस तरीके से हमें अपनी बेटियों को डील करना होता है। और मैं खुद भी, आई एम ऑल्सो अ मदर, मैंने भी बच्ची को डील किया है। पीरियड्स एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर बात करने में शर्म आती है सबको। हम बहुत छोटे थे, शायद हम ये बात हमारी मम्मियों को इतना डिटेल में नहीं बता पाए, और उस वक्त की माएँ भी शायद झिझकती होंगी। लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के पेरेंट्स से ज़्यादा उसके दोस्त होते हैं। आप सब बाहर फील्ड में जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और उसी वक्त आपकी बच्चियां भी हैं। अगर इस तरह की समस्या जब उनके सामने आती है और वो उनमें से कोई एक कॉल आपके पास, कैसे आप मैनेज करते हैं? शिखा से तो पूछना बेकार है, अभी इनकी बिटिया 6 साल की है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये प्रिया से मैं पूछूंगी, क्योंकि प्रिया आपने खुद अपना बॉडी बिल्डिंग की जो प्रैक्टिस की है, उन दिनों में भी परेशानी आपने भी झेली होगी, और इससे कैसे आप डील करें बच्ची को भी सिखाया होगा। जब मेरी बेटी के साथ में ये इस तरह का हुआ था तो वो स्कूल में थी, और स्कूल में उसने वॉशरूम में जाके बंद कर लिया अपने आप को। और जब टीचर का फ़ोन आया मेरे पास में कि वो महक गेट नहीं खोल रही है, रोई जा रही है, अंदर जाए रोई जा रही है, तो मैंने उसको बोला, फिर मैं गई तो मैंने उसको कहा, सुन मैं बाहर हूँ बेटा, बाहर आ। तो वो आप अंदर आ जाओ, मैं बाहर नहीं आऊँगी। तो मैं अंदर गई तो उसने स्कर्ट पहन रखा था, और उस दिन सैटरडे भी था तो वाइट यूनिफॉर्म थी, तो उसको बिल्कुल गंदा था और वो रोए जा रही। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं मम्मी, मेरे पेट में चूहे मर गए। मुझे पता नहीं है कैसे गए। मैंने कहा किसने बोला? कि मेरी वो फ्रेंड है ना आरती, उसने बोला मैं तेरे पेट में चूहे मर गए, ये बहुत बड़ी बीमारी है, तू मरने वाली है। तो मम्मी मैं तो मरने वाली हूँ। फिर मैंने उसको समझाया, उसको बाहर लाई। मुझे पता तो ऐसे थोड़ा बहुत तो था कि उसने वॉशरूम में बंद कर लिया, या वो फ्रेश हो गई, या उसने ऐसा कुछ कर लिया, या सुसु पोटी कर दी। तो उस वजह से मैं कपड़े पहले ही लेके गई थी कि भाई अगर बच्ची बाथरूम में बंद कर रही है तो क्यों कर रही है। हाँ, तो मैं उसको लेके गई, मैंने उसको चेंज कराया, फिर मैंने उसको समझाया। उसने सच में 2 दिन खाना नहीं खाया, एक ही बात को बोले जा रही। फिर उसके पापा ने उसको दूध पिलाया तो वो दूध पी के सोई। फिर तीसरे दिन उसको थोड़ा सा ऐसे माइंड में रियलाइज़ हुआ, फिर समझाया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही प्रॉब्लम हो गई, पर उसने नाम नहीं लिया। फिर ऐसे कहते ये पेट में दर्द हर महीने होगा। तो उसी तरह मैंने उसको समझाया कि बेटा ये ऐसी एक चीज़ें होती है, हार्मोनल होती है, जो हर फीमेल में होती है, और ये इस तरह की होती रहेगी, तो इससे डरना नहीं है। बस आपको एक डेट मेंशन करनी है, उस डेट से पहले 2 दिन पहले आप मेरे को बता देना। मैंने उसको 3 साल संभाला। उसको 3 साल बाद उसको ऐसे हो गया कि अब ये बात मम्मी को नहीं बतानी। फिर वो खुद केयर करने लगी।
आपने खुद ने अपने प्रैक्टिस के दौरान ये तकलीफ से आप भी गुजरी हैं, तो क्या उस टाइम प्रैक्टिस जारी थी या फिर इतने दिन आप क्योंकि आप जॉब भी कर रही थी, तो आप जॉब पे भी जा रही थी और इस बीच में आपने क्या प्रैक्टिस से ड्रॉप करी थी? देखो मोस्टली क्या होता है 2 दिन ड्रॉप करनी पड़ती है, और मेरा फील्ड ऐसा है जो बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा होता है कि हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं महिलाओं के, जैसे कि मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो उस टाइम हम जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब हमें पीरियड्स नहीं आते, 1-1 साल 1.5 साल नहीं आते। और फिर जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर वो आने लग जाते हैं, प्रॉपर नॉर्मल खाना खाना, दही चावल सब्जी वगैरह। और जब हम इनटेक सप्लीमेंट्स का करते हैं तो हमें डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होती है। तो एवरी डे हम वर्कआउट करते हैं, रुकते नहीं हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं। और उसके बाद में जब आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, फिर अपनी बॉडी को नॉर्मल करते हैं। उसके 3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद पीरियड्स आते हैं, तो ऐसे खुशी सी होती है कि अब हम नॉर्मल हैं। हम नॉर्मलाइज हो गए हैं। नूर भी अपनी कुछ बात कहना चाह रही है। नूर, आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी मैम ने बताया कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, वैसे ही अब क्या है कि ज़्यादातर लोग जानते से हम ट्रांस वुमेन है ना। ट्रांस वुमेन में इंटरसेक्स होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, और जो ऑपरेशन के थ्रू जैसे मेल टू फीमेल कन्वर्ट होते हैं वैसे ही होते हैं ट्रांस मेन जो फीमेल टू मेल कन्वर्ट होते हैं। तो जब वो अपने हार्मोनल चेंजेस पे होते हैं तो उनकी दाढ़ी मूछे वगैरह सब कुछ आने लग जाती है, लाइक ठीक है। अब उसमें सर्जरीज भी होती है उनकी, बट वो काफ़ी 90% ट्रांस मेन जो होते हैं वो अपनी बॉटम सर्जरी नहीं करवाते, अपना यूट्रस रिमूव नहीं करवाते हैं, तो उनके पीरियड्स भी आते हैं। तो ये एक बात मैंने नगर निगम के साथ रखी थी, हेरिटेज नगर निगम हम लोगों के साथ, एक सीफार्ड नामक संस्था है जो कि हम लोगों पे काम कर रही है। तो उनके साथ हमने ये बात रखी मैम को जाके कि हमको एक सेपरेट वॉशरूम चाहिए। अब मैम वाज लाइक कि सेपरेट वॉशरूम की जरूरत है नूर, आपको कौन रोकेगा लेडीज वॉशरूम यूज करने से? एंड आई वाज लाइक कि मैं ट्रांस वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रांस मेन की बात कर रही हूँ, क्योंकि अनटिल वो अपना यूट्रस रिमूव बॉटम सर्जरी नहीं करवाते हैं तो उनके पीरियड्स आते हैं। अब एक लड़का जिसकी दाढ़ी मूछें आ रही हैं, वो मेल अटायर में है, अब उसके पीरियड्स आ रहे हैं तो पैड चेंज करने कहाँ जाएगा? वो मेल वॉशरूम यूज कर नहीं सकता ऑब्वियसली, और वो फीमेल वॉशरूम में भी नहीं जा सकता। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेरिटेज जो नगर निगम, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेयर का, कि इन्होंने जितने भी आप पब्लिक टॉयलेट्स आप देखेंगे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, जितने भी हेरिटेज के अंडर आते हैं उनमें उन्होंने एक सेपरेट रूम बनाया है, सेपरेट रूम, और प्लस वहाँ पे एक साइनेज बोर्ड है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का, और एक अलग से रूम दिया गया है जहाँ पे वो जो ट्रांसमैन है वो अपना पैड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ लाइक वेरी गुड जॉब बाय हेरिटेज नगर निगम। और अभी हमारी बात चल रही है क्रेटर में भी वो वॉशरूम्स में बनवाने की। चलिए, एक अच्छी पहल है और ये जो आपने कही है उसमें सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। क्या लगता है आपको, जिस माँ ने अपने बच्चों को पूरी उम्र दे दी, क्या उसके लिए एक दिन काफी है मदर्स डे बनाए जाने के लिए? माँ ही इसका जवाब देगी। देखो, माँ के लिए शब्द जो माँ है वो बहुत कम है। इसको ईश्वर को भी एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुईया के बेटे बनना पड़ा, क्योंकि माँ का एक ऐसा प्यार है कि साक्षात त्रिलोकी तीनों देवों को भी एक मतलब धरती पे आकर और अनसुईया के बच्चे बनने पड़े। तो माँ का प्यार किसी नहीं चाहिए, पर ये एक दिन काफ़ी नहीं है, हर दिन माँ का चाहिए। और मेरे तो शायद ये भी कहना है कि मेरी ज़िंदगी में एक भी गम नहीं, अगर मेरी किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को होता। तो दैट्स अ वेरी, माँ के लिए शब्द ही कुछ नहीं है कि एक दिन नहीं, हर दिन माँ का होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप जब बच्ची थी, है ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ थी, तो ये सवाल मैंने नूर से, रोज़ी से किया था कि आपको आपकी फैमिली ने अपनाया, तो क्या आप अपनी फैमिली के साथ कितने समय रही और कब तक? अभी मेरे कनेक्टेड में फैमिली के साथ है। मैं जब तक मेरी माँ के 100 बरस नहीं था तब मेरी मम्मी के साथ थी। उसके बाद ब्रदर्स वगैरह थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट हुआ, आफ्टर देन वापस कंप्रोम हो गया। और आज मेरे फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसमें भाई भतीजों की शादियां होती हैं, बाकायदा कार्ड में नेम होता है, सिस्टर की जहाँ बात बढ़ने का सपना आता है, प्रॉपरली जो रिलेशन है आज भी फैमिली के साथ है। पर हाँ, अब चेंज है, जहाँ मुझे मेरे ब्रदर वगैरह पहले नेगलेक्ट करते थे, अब थोड़ा सा सपोर्टिंग करके ब्रदर आगे आते हैं और अब मुझे दीदी प्रोनाउन करके बात करते हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। रक्षंदा जी, आपके पास आ रही हूँ। आपके पास बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बच्चे तो कह रहे हैं, उन बच्चियों को मैनेज करना और हर एक बच्ची के साथ एक अलग रिश्ता बन जाता है बीइंग अ टीचर। कैसे आप उन बच्चियों को समझाती हैं? और जब कभी कोई बच्ची बहुत लंबा टाइम एब्सेंट रहती है तो एक टीचर की तरह
और एक अंदर जो इमोशंस होते हैं उन बच्चों के साथ जुड़े हुए, उस वक्त आप कैसे क्या सोचते हैं? See, actually, CBSE has its own norms. So there has to be, a sensitization of certain issues to the kids. तो I am a part of it also. तो हम बच्चों को समझाते हैं and उनको बताते हैं कि certain things are normal and they shouldn't be seen with a very different angle. हाँ, मेरा एक concern बहुत ज़रूरी रहता है looking at today's scenario. You can call me a little conservative, I don't mind that. But मुझे आई एम अ लिटिल प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों जेंडर्स के ही अपने इश्यूज़ हैं और दोनों ही जेंडर्स को एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना इमोशनल और एम्पैथी के साथ हमें डील करना पड़ता है. तो डेफिनेटली मैं उनको समझाती हूँ कि हाउ यू आर सपोज टू डील योर सेल्फ. यू कांट ट्रस्ट एवरीबडी, सो यू हैव टू बी कॉशियस. सो लाइफ में थोड़ा कॉशन अपने में आप ऐड करके चलिए एंड ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस तरह से आप अपने क्लासमेट से घुल रही मिल रही हैं, आप हर जगह नहीं मिल सकती हैं. बिकॉज इनसे आप रोज़ मिल रही हैं, इनको आप रोज़ देख रही हैं, बट इनमें भी नॉट एवरीबडी इज़ टू बी ट्रस्टेड. तो जब आप स्टेप आउट करेंगी स्कूल से, यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. बिल्कुल. एक बच्चों को एक सही दिशा देना यही एक माँ का काम होता है, चाहे वो आपकी जन्म देने वाली माँ हो या फिर आपकी टीचर हो या फिर आपकी डॉक्टर हो और या फिर एक पुलिस फोर्स से जुड़ी हुई जवान. हर कोई अपने बच्चों को वही सीख देता है जो वो खुद अपने पेरेंट्स से सीख कर आए हैं और अपने बच्चों को एक उस मकाम पर पहुंचाने के लिए वो ये जो तपस्या करते हैं वो तपस्या देखते हुए ही बनती है. हालांकि आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समाचार प्लस पे फिलहाल इतना ही. नमस्कार.